वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में कहा जाता है आपका वैश्वीकरण। तो अगर वैश्वीकरण की भी बात करें तो वैश्वीकरण भी आपका आया था इन 1991। तो क्यों आया था? जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में बात की, जो आपका लिबरलाइजेशन था वो भी कब आया था? इन 1991। और इसके लिए जो एक्ट बना था, ठीक है, एलपीजी जो एक्ट बना, वो मेनली था आपका एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन एंड जी ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो बात की गई थी, ये मेनली था कि जो भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन है उसको क्या करना है, सही करना है। तो ग्लोबलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट आया तो मेनली इसमें ये कहा गया कि हम ग्लोबल लेवल पे जो हमारा वैश्विक स्तर है या वैश्विक जो स्तर है, विश्व स्तर पर हम क्या करेंगे, सबको एक मौका देंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कि हम भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाहर की जो कंट्रीज़ है वो भी क्या कर सकती है, भारत में इन्वेस्ट कर सकती है, जिसमें भारत को भी क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। जितना हम अपना जो सराउंडिंग वाला जो हम एरिया, हमारा एरिया है, उसको जितना हम वास्ट करते हैं, वाइड करते हैं, उतनी ही हमारी क्या होती है, इससे प्रोग्रेस देखने को मिलती है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स रैपिड इंक्रीज इन द शेयर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। और अगर हम कम्प्लीटली इसके मीनिंग की बात करें तो कम्प्लीटली मीनिंग है कि विश्व स्तर पर हमने क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है अदर कंट्रीज़ के साथ, ताकि हमें भी फ़ायदा मिले और कंट्रीज़ को भी क्या मिले, फ़ायदा मिले। अगर हम वैश्वीकरण की डेफिनेशन की बात करें तो रंगराजन ने इसकी डेफिनेशन दी। वैश्वीकरण का अर्थ सूचना, विचारों, तकनीकी वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, वित्त एवं लोगों के एक से दूसरे देश तक, देखिए वर्ड है, एक से दूसरे देश तक आपसी प्रवाह द्वारा अर्थव्यवस्थाओं एवं समाजों का एकीकरण है। कि हर एक देश, जो हमारा देश है, वो बाहर के जो सारे देश हैं उनके साथ क्या करेगा, एकीकरण की भावना रखेगा। और जो हमारी वस्तुएं हैं, जो हमारे विचार हैं, जो हमारी टेक्निक्स हैं, उनका क्या करेगा, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेगा। अगर हम इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो वैश्वीकरण का अर्थ मुक्त व्यापार की बाधाओं को दूर करना और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का नजदीकी एकीकरण है। दूसरे शब्दों में आर्थिक वैश्वीकरण संसार की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार, निवेश एवं लोगों के स्थानांतरण द्वारा एकीकरण की ओर संकेत करता है। तो जैसे अगर आपने ट्रेनिंग करनी होगी तो आपने देखा होगा, कई जैसे एमबीबीएस के लिए आप बाहर फॉरेन की कंट्रीज़ में भी जाते हो, कुछ और इंजीनियरिंग करनी है तो आप जॉब भी बाहर कंट्रीज़ में करते हो, और अगर करनी है ट्रेनिंग तो आप उसके लिए क्या है, अगर एंट्रांस फाइट करके या आप अपना वीज़ा बनाते हो तो बाहर की कंट्रीज़ में भी जाते हैं। इससे बेनिफिट दोनों को ही रहता है कि अगर आप बाहर ट्रेनिंग करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो अपने मनी को, तो आपको बेनिफिट वहाँ से आके यहाँ भी जॉब कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ भी जॉब कर सकते हैं। तो जितना हम रिलेशनशिप रखेंगे, यूनिटी रखेंगे, इंटेग्रिटी रखेंगे हर एक देश के साथ, तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होगी हम लोगों के लिए। अगर हम रंगराजन की डेफिनेशन की इंग्लिश में बात करें तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सोसाइटीज थ्रू क्रॉस कंट्रीज एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजी, गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, फाइनेंस एंड पीपल। अब बात आती है कि ग्लोबलाइजेशन का कारण क्या था, क्यों ग्लोबलाइजेशन आया। तो एक तो कारण मैंने बताया कि इंडिया की खुद की क्रिटिकल कंडीशन भी क्या थी, जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। इकोनॉमिकली इंडिया क्या हो रहा था, वीक हो रहा था। इसके लिए हमें दूसरी कंट्रीज़ के साथ एक रिलेशनशिप बढ़ाना था। इसके साथ साथ ही बात करें तो इंडिया में जो और प्रॉब्लम थी, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी था हमारा, जो मैंने बात की, इक्वालिटी वर्सेस इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। कम्युनिकेट करना वो भी क्या था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कम्युनिकेशन हमारा बाहर होगा, ठीक है। हम इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे आप जानते भी हैं कि इंटरनेशनल लेवल में इंग्लिश क्या कर रही है, एक रोल प्ले कर रही है एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ आपका बातचीत करने के लिए।
तो जो बाकी कंपनीज थी वो एस्टेब्लिश तभी हो पा रही थी, जैसे उसमें पर्सन हम लोगों को भी फ़ायदा था। जैसे आपने देखा होगा कि अब तो चाइनीज़ जो मतलब जो भी मटेरियल होता है उसको हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा मतलब जैसे उसमें डिफरेंसेस आ गए हैं। अदरवाइज़ की कोई चीज़ हमें अगर लेस रेट में मिल रही है तो हम उसको क्या करेंगे, ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और दूसरा ये भी होगा कि जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ पे चाइना में जो हर एक स्टूडेंट है वो पढ़ाई के साथ साथ मैन्युफैक्चरर में ज़्यादा काम कर रहा है। तो हमें दूसरी कंट्री में जाके क्या मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है कि इन्होंने अपनी पॉलिसीज़, इन्होंने अपनी एजुकेशन किस लेवल की है, जिसको अगर हम अपने यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिलेगा। तो इसी का ही एक रूप है, जैसे आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है लेटेस्ट, तो उसमें इस चीज़ को पे ज़्यादा काम किया जा रहा है कि छोटे बच्चों को हम मतलब उनको स्किलफुल बनाएं, कि स्किल उनमें क्या करें, डेवलप करें। तो जब हम दूसरे देश में जाते हैं, अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, अगर आप किसी फ्रेंड के घर में जाओगे, उसके कल्चर को देखोगे, तो आप में क्या होगा, आप में ज़रूरी नहीं है कि आप बुरी बातें सीखें, बट आप में इम्प्रूवमेंट ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आप अपने आप को क्या करो, इम्प्रूव करो। तो भारत भी चाहता था कि दूसरे देशों को देखें कि जो डेवलप्ड कंट्री है, अगर उनको देखा जाए तो हम भी क्या है, डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं। तो ये मेन था कि हम जब तक अपने जो रिलेशनशिप है उनको बाहर दूसरे देशों के साथ अगर उनको अच्छा नहीं बनाएंगे तो हम भी कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो सकते। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, जैसे हमने एनवायरनमेंट क्राइसिस की बात की कि सब देशों को मिलके, कि एक देश अगर अपनी नीटनेस की बात करे तो वो तब तक इम्प्रूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा विश्व क्या है, एक है, पूरी धरती क्या है, एक है। धरती में अगर यहाँ पे कुछ जैसे कोविड आया तो उसने पूरे देश मतलब भारत ही नहीं बल्कि सभी देशों को अपनी चपेट में लिया। तो इसके लिए भी एफर्ट सभी को लगाने हैं। तो वैश्वीकरण में अगर हमने अपने देश का इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी सभी मिलके कर सकते हैं। अगर हम या क्राइसिस आते हैं उनको भी इम्प्रूव सभी कर सकते हैं। तो ये कारण था कि सब मिलजुल के काम करेंगे और सभी को क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, एक दूसरे से हमें सीखने के लिए भी मिलेगा। तो जो टेक्नोलॉजी और इंटरनेट था उसके लिए भी हमने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, फ्री ट्रेड मिला, कल्चर को डेवलप करने के लिए, कैपिटलिज्म के लिए, मोनोपोली पावर्स को इम्प्रूव करने के लिए, कि एक का अधिकार ना हो के सभी क्या करें, सभी का हर एक चीज़ में क्या हो, राइट हो। और इससे क्या होगी, हमारी ग्रोथ होगी और एक्सप्लॉयटेशन भी क्या होगा, कम होगा। जो पॉवर्टी हम देख रहे हैं कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, वो भी क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये बहुत इतने कारण थे जिन कारणों से ग्लोबलाइजेशन सामने आया। अब बात आती है कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो नंबर 1 है सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। सेकंड है आपका एनवायरमेंटल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, पर्यावरण संबंधी मुद्दे और समस्याएं। उसके बाद है आपका पॉलिटिकल अलाइनमेंट, राजनीतिक गठजोड़, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट, इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, बढ़ती हुई बेरोजगारी, मास मीडिया एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जनसंचार माध्यम और सूचना तकनीकी, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, रिकॉग्नाइजिंग ह्यूमन राइट्स, मानवीय अधिकारों का महत्व, इंक्रीज इन नेशनल एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सूझ में वृद्धि, सॉल्यूशन ऑफ टेररिज्म, उग्रवाद का हल। जो आप देखते हैं कि इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट था ग्लोबलाइजेशन। अगर हम डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात करें, आधुनिकीकरण का विकास करने की बात करें, कम विकसित देशों का विकास करने की बात करें, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सूझ में वृद्धि की बात करें, सभी के लिए
जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जितने हमारे रिलेशनशिप अच्छे होंगे उतने हमारे देश की सिक्योरिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी। कि जितने हम जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा उतने ही क्या होंगे, सेफ होंगे, दूसरे देशों को भी क्या होगा, डर होगा। तो कोई भी चीज़ हम बाहर से ले सकते हैं, दे सकते हैं, हाँ, इससे हमारी इकोनॉमी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर हम डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात करें, वैश्वीकरण के आयाम की बात करें, तो वो कौन कौन से हैं? इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एंड आइडियोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। कि हम क्या करें, जो हमारा आर्थिक एवं वित्तीय है वो भी क्या है, इसका एक बहुत बड़ा आयाम है जिसके लिए हम क्या चाहते हैं, अपने ग्लोबलाइजेशन चाहते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक एवं आपका टेक्नोलॉजी और राजनीतिक और अंतर संबंधित और आपका शैक्षिक, इसमें एजुकेशनल ग्लोबलाइजेशन भी क्या आएगा, इसमें इसका बहुत बड़ा क्या है, एक आयाम है। अगर इम्पैक्ट करें, ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट की बात करें, तो रैपिड ग्रोथ ऑफ बिजनेस, अपॉर्चुनिटी टू गो ग्लोबल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस न्यू टेक्नोलॉजी, राइज इन एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी इन रूरल एरिया, और आपकी न्यू टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर, लिटरेट फार्मर्स एंड राइज इन द लिटरेसी रेट। ये क्या थे, इम्पैक्ट थे ग्लोबलाइजेशन को, जब हमने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन किया। इसके अलावा जो मेन आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, वो मेनली रहेगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन, की भारतीय शिक्षा पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसमें फर्स्ट है आपका पॉजिटिव वे में अगर बात करें तो क्या हुआ, क्वालिटेटिव एजुकेशन की गुणात्मक शिक्षा आई और उसके नतीजे भी क्या देखे गए, अच्छे देखे गए। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें तो उच्च स्तर की शिक्षा संस्थाएं, हायर लेवल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो इंस्टीट्यूट्स आए उसमें भी देखा गया कि वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप उच्च स्तरीय जो शिक्षा संस्थाएं थी वो क्या हुई, एस्टेब्लिश हुई। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड एवं अन्य जो देश थे उनमें महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थाओं के केंद्र क्या किए, वहाँ पे स्थापित हो चुके थे, और उनको देख के हमने भी क्या किया, अपने में इम्प्रूवमेंट्स किए। एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन रहेगा वो बेस्ड इस पे ही रहेगा कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन। तो शिक्षा में क्या हुई, गतिशीलता आई, डायनेमिज्म इन एजुकेशन। इसके बाद लिख लीजिए न्यू एरियाज इन एजुकेशन, शिक्षा में नए क्षेत्र, जैसे आपकी कोई भी हो, टूरिज्म हो, कंप्यूटर हो, मैनेजमेंट हो, नर्सिंग हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, न्यू एरियाज में क्या हुई, डेवलपमेंट हुई। नई खोजें एवं आविष्कार, न्यू रिसर्चेज एंड इन्वेंशंस की क्या हुआ, नई नई खोज की गई। जैसे मान लीजिए जैसे स्कूल्स हैं वहाँ पे लैब्स होनी चाहिए, लैब्स में क्या होना चाहिए, बच्चों को हर प्रकार की हम क्या करें, उनको एक साइंटिस्ट की तरह काम करने के लिए उनको भी मौका मिले। और न्यू रिसर्च भी हुई, और रिसर्चेस में क्या देखा गया कि न्यू इन्वेंशन किए, और उसी का नतीजा है हमारे, जैसे अगर हम वेपन्स में करें तो क्या है, हम एक स्ट्रॉन्ग और साउंड कंट्रीज़ बन गए हैं। तो ये क्या थी, नई रिसर्चेज और इन्वेंशन थी। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, हर प्रकार का आधुनिकीकरण की शिक्षा के उद्देश्यों में भी क्या आए, परिवर्तन आए। करिकुलम क्या हुआ, कंस्ट्रक्ट हुआ, न्यू टीचिंग मेथड्स आए, ट्रेनिंग में भी क्या हुए, इम्प्रूवमेंट्स हुए। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल लेवल की, जो उच्च स्तरीय बौद्धिक विकास था उसमें भी चेंज देखने को मिला। और एजुकेशन में भी बात की गई कि एजुकेशन क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी। रिमूवल ऑफ नैरो थिंकिंग, जो भी हमारी संकीर्ण सोच थी उसकी क्या हो गई, समाप्ति हो। साथ साथ क्या हुआ, रिमूवल ऑफ नैरो थिंकिंग, जो संकीर्ण सोच थी उसकी भी क्या देखी गई, समाप्ति गई देखी गई। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन की, सकारात्मक मुकाबले की क्या आई, बच्चों में भावना आई। कि पहले क्या होता था, ऐसे ही ट्रेनिंग के बाद जैसे अप्रोच है या कुछ है उसके बेसिस पर क्या है कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि इसमें भी क्या हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स में बदलाव हो रहे हैं। कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, नॉलेज के आधार पर ही आप कहीं पे एग्जिस्ट करते हो। जैसे पहले बहुत ज़्यादा अप्रोच होती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेक ऑन ब्रेन
ड्रेन की ब्रेन ड्रेन पर रोक। अगर ब्रेन ड्रेन की बात करें तो ये जैसे पहले क्या होता था, बच्चे यहाँ पे एजुकेशन लेते थे और अच्छी सैलरी और नौकरी पाने के लिए विदेशों में जाते थे, जिससे क्या होता था कि हमारे देश का जो लेवल था वो क्या हो रहा था, कम। जो अच्छे इंटेलिजेंट है वो कहाँ नौकरी करेंगे, बाहर। लेकिन अब यहाँ पे ही इतनी फैसिलिटी लोगों को दे प्रदान की गई है कि बाहर से भी क्या है, डॉक्टर्स हो चाहे इंजीनियर हो, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, ताकि क्योंकि जितना हम अपने देश का स्तर बढ़ाएंगे, लेवल बढ़ाएंगे, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो अपॉर्चुनिटी हमें बाहर मिल रही है वही यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उसके बाद इंटरनेशनल ब्रदरहुड, वो तो आपको पता चला ही है कि ग्लोबलाइजेशन जितना होगा तो ब्रदरहुड तो आएगा ही आएगा, और इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, ठीक है। इसके साथ साथ अब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की भी हम डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव तो आया ही आया, लेकिन नेगेटिव क्या इफेक्ट थे जो एजुकेशन। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो इसमें मेनली है कि एजुकेशन कैसी मिलती है हमें देखने को, कॉस्टली, कि बहुत ज़्यादा एजुकेशन के लिए पैसा लग रहा है प्राइवेट सेक्टर्स में। अगर हम सोशल इनइक्वालिटी की बात करें तो सामाजिक असमानता भी देखी जा सकती है कि जो अमीर है वो विशेष वर्ग को क्या मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, और जो गरीब वर्ग है वो कहीं ना कहीं पिछड़ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ फैसिलिटीज़ तो और भी हैं, लेकिन ग्लोबलाइजेशन में ये क्या है, एक तरह की असमानता भी देखने को मिलती है। उसके बाद लो स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, कई जगह क्या है कि जो भी पढ़ाना है उसमें उनका जो लेवल है वो निम्न होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि वो डिग्रियां देने के लिए, मतलब कई बार बच्चे जाते भी नहीं हैं उस केस में भी उनको, मतलब बिना गए बिना पढ़े भी क्या है, डिग्रियां मिल रही है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ भी हम देख रहे हैं कि ख़त्म हो रही है, पर ग्लोबलाइजेशन से इस तरह का भी क्या नेगेटिव प्रभाव देखने को मिला। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ टीचर्स की एक्सप्लॉयमेंट भी हुआ कि जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं दी जा रही है, लेकिन अध्यापक को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। डिक्लाइन इन मॉरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों का भी क्या हुआ है, पतन हुआ है। क्योंकि जब कई बार बच्चों में भी देखा जाता है कि बच्चों को, अगर ग्लोबलाइजेशन में भी बात करें या प्राइवेटाइजेशन भी क्या है, एक तरह का इसका मतलब रूप ही है, तो उसमें नैतिक मूल्य कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, पिछड़ रहे हैं। उसके बाद इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन चिल्ड्रन की, बच्चों में हीन भावना का भी क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। इंक्रीज इन कोलोनलिज्म, आपका बस्तीवाद को क्या है, बढ़ावा मिलता है। अगर कोलोनियलिज्म में बात करें कि वैश्वीकरण के आड़ में क्या होता है, भिन्न भिन्न देश की बिना किसी रुकावट के शिक्षा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी जो हमारी है, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सांझ मतलब उसमें क्या करेंगे, लेंगे भी, और उसके बारे में नेगेटिव पॉजिटिव जानेंगे भी, और इसके परिणाम स्वरूप होगा क्या कि विदेशी दखल अंदाजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, जिससे जो हमारी विश्वविद्यालय हैं या जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ उनकी जो नीतियां हैं वो भी क्या होंगी, प्रभावित होंगी, और धीरे धीरे देखेंगे कि इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। देशभक्ति को ठेस ब्लो टू पैट्रियोटिज्म, तो पैट्रियोटिक अगर भावना की बात करें तो उसमें भी क्या रहता है कि वैश्वीकरण हो जाने के कारण जो विभिन्न देश हैं उसमें कौन सा, जैसे उनके इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हो रहे हैं, तो देशभक्ति की भावना की भी क्या है कि उस तरह का विकास हो पाना उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कई बार क्या होता है, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो अपने देश को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो मतलब उनको हो सकता है कि अपने देश के प्रति जो उनकी देशभक्ति की भावना है उसमें भी क्या हो सकता है कि थोड़ा सा बिलो लेवल वो चले जाए। मतलब मेनली तो नहीं है कि नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो दूसरे देशों के बारे में पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, वो देश भारत से क्या है, अच्छा है। मतलब इसमें भी क्या है कि इस तरह की ग्लोबलाइजेशन से भावना आ सकती है कि फॉरेन में जाके तो बहुत मज़ा आएगा, भारत में इतना मज़ा नहीं है।
अगर ग्लोबलाइजेशन के गुड की बात करें तो गुड इफेक्ट यही थे कि इंक्रीज प्रोडक्टिविटी हुई, हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आया, इंक्रीज फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल्स, उसके बाद इंक्रीज कंपटीशन, इंक्रीज इन द फॉरेन ट्रेड एंड इंड्यूस डोमेस्टिक। और उसके बाद अगर बैड इम्पैक्ट की बात करें तो टेक ओवर ऑफ नेशनल फर्म्स ब्रिंग्स इंस्टेबिलिटी, इम्पैक्ट ऑन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, अफेक्ट स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड वाइडन डिस्पैरिटी एंड कल्चरल इम्पैक्ट। इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन्स में बात करें तो हर एक तरह की कंपटीशन, अगर कंपनीज के कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो उसमें भी क्या देखा गया, बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखा गया। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लेवल एंड rise in opportunities. Globalization has led to vast multinational and multicultural management, चीपर गुड्स फॉर कंज्यूमर्स एंड बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। और ये भी देखा गया कि प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है, हम बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें क्या है लेते हैं। ये किसके कारण हुआ है आपका, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। हमें स्किलफुल वर्कर मिलते हैं और इंक्रीज्ड इंटरनेशनल लेबर आपका मोबिलिटी एज हैज़ लेड टू एन इंक्रीज इन स्किल्ड वर्कर्स। लोएस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, improvements in education, the spread of the internet has helped to improve education। जैसे आजकल देख भी रहे हैं कि ये सबसे बड़ा कि इस कोविड के टाइम में भी एक टाइम मिला सबको एक दूसरे से बातचीत करने में, और हेल्प मिली आपको स्टडी करने में, स्टडी एट होम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपका इंक्रीज इन कल्चरल डाइवर्सिटी, दैट इज इंक्रीज मूवमेंट ऑफ लेबर लेड्स टू एन इंक्रीज इन द स्प्रेड ऑफ डिफरेंट कल्चरल आइडियाज। Reducing poverty, that is GDP of the developing countries has increased twice as much as before. Transportation, that is globalization has led to tremendous increase in transport services and across the globe. अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें ग्लोबलाइजेशन के तो इसमें है आपका इंक्रीज कमोडिटी प्राइस, कि प्राइस देन एंड नाउ हैव इंक्रीज ट्रेमेंडसली, कि हम देख रहे हैं कि ट्रेमेंडस क्या आ रहा है, इंक्रीज आ रहा है, प्राइजेस में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जो छोटे लेवल पे जो लोग काम करते हैं। उसके साथ साथ कॉज ऑफ डिजीज़ की बीमारियां भी क्या है, हेल्थ प्रॉब्लम्स इशू हम देख रहे हैं कि बाहर से लोग इधर आए तभी कोरोना आया। अगर सिक्योरिटी मतलब अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी नहीं आती, लेकिन थ्रू एयर भी स्प्रेड होने के चांसेस थे, लेकिन मेनली है कि कांटेक्ट में आने के ज़्यादा आया। तो इस तरह से कॉजेज़ हो सकते हैं डिजीज़ के थ्रू ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इंक्रीज रिलेटिव पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, की पॉवर्टी कहीं ना कहीं इम्प्रूव भी हुई, लेकिन जितना फ़ायदा लोअर लेवल को मिलना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाया। उसके बाद इंक्रीज आपका इंटरनेशनल जैसे वर्क करते हैं, रिप्लेस करते हैं एक चीज़ को दूसरे, तो कई बार क्या होता है चीज़ें वैसे की वैसे ही रह जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी उसमें देखने को मिलती है कि एक बार प्रोडक्ट का नेम और फेम हो गया तो उसके बाद क्या है कि उसकी क्वालिटी थोड़ी सी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। और इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनी है वो दूसरों को एस्टेब्लिश होने नहीं देंगी। उसके बाद डिस्पैरिटी की बात करें, द इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज़ जनरेटेड ट्रेमेंडस वेल्थ डिस्पैरिटी दैट रियली सीम्स अनफेयर, कि मतलब दूसरों को नीचा दिखाना या दूसरों के साथ गलत करना या अपने आप को ऊंचा करने के लिए कोई भी चीज़ मतलब अप्लाई करना, कि आप अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए दूसरी कंपनी को भी, जैसे पीछे इशू चला हुआ था कि मैगी में क्या है, ये है वो है, इसको नहीं खाना चाहिए, इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है सोसाइटी में। और uneven wealth distribution, the rich is getting more rich and the poor are getting poorer। अगर ग्लोबलाइजेशन के कंक्लूज़न में बात करें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ग्लोबलाइजेशन अच्छा भी है, क्योंकि जब तक हम विश्व स्तर पर अपनी बात नहीं रखेंगे,
हम विश्व स्तर पर काम नहीं करेंगे तो हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्री नहीं बना सकते। दूसरा ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव तो हर बात पे डिपेंड करता है कि हमने किसी चीज़ को नेगेटिव लेना है तो वो नेगेटिव वाली ही काम करेगी, अगर पॉजिटिव वे में लेना है तो वो पॉजिटिव वे में ही काम करेगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। तो ये लेक्चर इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं है ग्लोबलाइजेशन पर, कंबाइन में आपको 16 मार्क्स के लिए आ सकता है। लिबरलाइजेशन पे भी, ग्लोबलाइजेशन पे भी और प्राइवेटाइजेशन पे भी आपको एजुकेशन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ सकता है। तो आपको नॉलेज होना चाहिए और आप लिख पाएँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।